जय हिंद। यूथ कंपटीशन बुक के बायोलॉजी को हम लोग 25 दिन के 25 मैराथन के लिए हम लोग आज 101 नंबर से आगे हम लोग कवर करेंगे। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 नंबर तक कवर किए थे। ये बुक जो है ये रेलवे के सभी एग्ज़ामों के लिए प्रीवियस ईयर के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें ग्रुप डी से लेकर जेई तक सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आप अगर इसका तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज जो होगा ये डे 2 होगा, दूसरा दिन है। अगर पहला दिन का वीडियो अगर नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर कंटिन्यू अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं की संग्रह करता है? तो ये कौन करता है? तो ये अवर्णी लवक करता है। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आवंत कोशिकांग लवक के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये होते हैं। इनमें से क्लोरोप्लास्ट अथवा अवर्णी लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री, स्टार्च, प्रोटीन और सेल वसा कणिकाओं का संग्रहण करता है। वहीं पर आगे बात करें तो अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट रंगीन लवक हैं जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 102 नंबर है, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से दर्शाए गए इस प्रकार की कोशिका कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाते हैं पत्तियों के प्रोह में पाया जाता है। पत्तियों के प्रोह क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 103 नंबर है, वायुयुक्त कोशिकाएं खाली जगह में पाई जाती है। वायुयुक्त कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? ये तो ये कोशिकाएं जल कुंभी में पाया जाता है, जल कुंभी में। वायुयुक्त कोशिकाएं जलीय पौधों जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं तथा उनमें वायु भरी होती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहता है, इन्हें वायुयुक्त कहते हैं। इन वायुयुक्त को वायुकोष्ठ भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जलकुंभी। 104 नंबर है, रंगीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो ये ल्यूकोप्लास्टेड कहलाता है, ल्यूकोप्लास्टेड। रंगीन लवक ल्यूकोप्लास्टेड कहलाता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। एपिकोप्लास्ट आवश्यक याचापचय कार्यों वाले एक प्लास्टिड हैं जो द्वितीयक एंडोसोमियोसिस के माध्यम से विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों और कुछ पत्तियों और जड़ों में कैरोटीनॉयड वर्णक से संश्लेषण और भंडारण में कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधे का एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षित स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 105 नंबर है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं? तो ये प्लाज्मा झिल्ली के वर्तवलन में पाया जाता है। ये कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे पादप कोशिका की भित्तियां खाली जगह से बनी होती है। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतु की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होते हैं, जो पादप को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
107 नंबर है, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट का क्या कहा जाता है? पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये सेल्यूलोज कहा जाता है। 108 नंबर है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण का दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो कौन सा करता है? तो ये हरित लवक करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होते हैं। हरित लवक एक प्रकार के कोशिकांग हैं जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरित लवक, डी नंबर। 109 नंबर है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो ये मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होते हैं। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इनमें से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये लवक जो है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये दोहरी झिल्ली से घिरी रचना है जिसमें अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट में ये रंगीन लवक हैं। इसमें जेथोफिल और केरोटिन यानी कि लाल नारंगी रंग में वर्णक होते हैं। मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तित क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित के कारण होते हैं। आगे है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन है? तो ये एंथ्रोसाइनिस है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथ्रोसाइनिन वर्णक करता है। एंथ्रोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। जबकि हीमोसाइनिन रक्त को नीला बनाता है, जिसमें लोह के बजाय तांबा मौजूद है। ऑक्टोपस, मकड़ी, केकड़े और बिच्छू में ये पाया जाता है। वहीं पर अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये रक्त के लाल बनाता है तथा सभी केसुरुकी तथा कुछ अकेसुरेकी में पाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं पौधों में पाए जाने वाले 3 नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो ये होते हैं एंथियासायनिन के कारण होते हैं। पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथियासायनिन की उपस्थिति के कारण ये होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 113 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन नहीं पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में तो पाया जाता है परंतु जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्न विकल्पों क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जंतु कोशिका में यानी कि पशु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये पशु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। 114 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो ये क्लोरोफिल करता है। आगे उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो किस वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण। अब है उत्तक, जंतु उत्तक में जंतु उत्तक पहले हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नालिका की भित्तियों का निर्माण करता है? कौन उत्तक करता है? तो ये उपकला उत्तक
उपकला ऊतक। उपकला ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों की बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाला ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे माइटोकॉन्ड्रिया में विचित्र अंगों क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। राइबोसोम और डीएनए दोनों उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विचित्र अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों उपस्थित होते हैं। 118 नंबर है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो कौन होते हैं? तो ये पेशी और संयोजी ऊतक के संयोजन। पेशी और संयोजी ऊतक के संयोजन मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन उत्तरदायी होते हैं। पेशी ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं। इनमें से संकुचन की क्षमता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 119 नंबर है, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। ए नंबर में है, यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देते हैं। बी नंबर में यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। और सी नंबर में यह ऊतकों के मरम्मत में सहायक होते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उस ऊतक का पहचान कीजिए। उस ऊतक को पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अवकाशी ऊतक। अवकाशी ऊतक। अवकाशी ऊतक क्या होता है? अवकाशी ऊतक यह ऊतक शरीर में अन्य संयोजी ऊतकों की अपेक्षा सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक हैं। यह ढील ढाल ऊतक होते हैं जो प्राय अन्य ऊतकों को जोड़ने और उन्हें सहारा देने के कार्य करते हैं। यह शरीर के प्रत्येक भाग पर जैसे त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच तथा पाचन नली आदि में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 120 नंबर है, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? हड्डी किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण होते हैं। हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये वो एक होता है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक होते हैं। अस्थि या हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना, अंगों एवं शरीर को आकार देना तथा उसे बनाए रखना होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 121 नंबर है, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों अंगों के बीच पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऊतक है जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो कौन सा ऊतक है? तो यह है वसा ऊतक। वसा ऊतक। ऊतक कोशिकाओं का समूह होते हैं जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर के इंसुलिन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा का संग्रहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 122 नंबर है, उनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? इनमें से कौन सा ऊतक है जो ऊतक की मरम्मत को मदद करता है? तो एरियोली ऊतक अंगों के अंदर रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों को ठीक करता है। यह संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं जिसमें कई प्रकार की कोशिकाओं और रेशे होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 123 नंबर है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो ये होते हैं एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक होते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं में मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एरियोल और एडिपोज ऊतक। एरियोल और एडिपोज ऊतक ये होते हैं। ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? तो ये वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखाने में और कार्य करने में समान होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्राय समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों का ऊतक कहते हैं। इसका अध्ययन को ऊतक विज्ञान ऊतकी कहते हैं। जंतु ऊतक की बात करें तो कोशिका की संरचना इसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित चार में वर्गीकृत किया गया है।
तो एक है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक में इसको विभक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 125 नंबर है, उन कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान होते हैं और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं, विशेषज्ञता प्राप्त है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ऊतक कहा जाता है, ऊतक। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन यानी विकास की वृद्धि में समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ये शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। रक्त और हड्डियों खाली जगह के उदाहरण है। रक्त और हड्डी किसका उदाहरण होते हैं, तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण होते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के एक समूह ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डी संयोजी ऊतक के उदाहरण है। जंतु के शरीर को ढकने का बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। वास्तविक में रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक के बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। इनमें से संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हड्डी। हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है, तो ये है हड्डी। हड्डी जो है संयोजी ऊतक है। आगे खाली जगह एक संयोजी ऊतक है। इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है, रक्त और जो हड्डी होता है ये संयोजी ऊतक में आते हैं। आगे रक्त खाली जगह प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। ये किस प्रकार का, ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त क्या है, रक्त क्या होता है, ये एक संयोजी ऊतक है। तो देख सकते हैं इनमें एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में कैसे रिपीट करके पूछा गया है। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं और पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 50 से 40% आपको इसी से क्वेश्चन फंसने वाला है। तो इसको पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 132 नंबर, हमारे शरीर में हड्डियों को कौन से ऊतक पाए जाते हैं। हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो ये संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। मुंह की परतें खाली जगह से बनी होती है। मुंह की परत जो है ये किससे बनी होती है, तो ये पपड़ीदार उपकला से बनी होते हैं। एपिथेलियमी उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ये 4 प्रकार के घनाकार उपकला स्क्योडोड्रेटिफाइड स्तंभकार उपकला, पपड़ी उपकला तथा स्तंभकार उपकला के बनी होती है। 134 नंबर, हमारे शरीर में कई अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। पेट, त्वचा, गुर्दे, दिमाग, इनमें से सबसे बड़ा अंग कौन है, तो ये है आपका त्वचा। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग की बात करें तो वो त्वचा हो जाएगा, त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का सब बाह्य आवरण होते हैं जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतें द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बड़ी ग्रंथि की बात करें तो जो यकृत है, और अंग की बात करें, बड़ी अंग की बात करें तो वो त्वचा हो जाएगा। 135 नंबर है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली जगह ऊतक बनता है। तो किसके, तो ये वसा के ऊतक बनता है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा संघन संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्धतरलीय आधारणीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक हैं जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होते हैं। इस ऊतक को कोशिका वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 136 नंबर है, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। इनमें से क्या एक पशु ऊतक नहीं है इनमें से, तो इसमें राइट आंसर तो इसमें नहीं दिया है। पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला
उत्तक चारों पशु यानी कि जंतु उत्तक हैं। ठीक है, इनमें से जो जितना दिया हुआ है, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ये सभी जो हैं ये जंतु उत्तक ही हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिका शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क में रज्जु से जोड़कर इनमें से आपस में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर कुछ में से एक भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी जो हैं ये पशु उत्तक ही है। 137 नंबर है, खाली जगह उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। कौन सा उत्तक? तो ये बनाता है सरल स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक बनाता है। कोशिकाओं में रक्त नालिका स्तर या कुपिका जहाँ पदार्थ का सोहन वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा होते हैं, वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी उत्तक कोशिका होते हैं। इनका सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होते हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करते हैं। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिका इनको काटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इन एपिथेलियमी को स्तरित सिल्की एपिथेलियमी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे 138 नंबर है, एड्रीडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद हैं? ये किसमें मौजूद होते हैं? तो ये त्वचा में मौजूद होते हैं। आगे खाली जगह उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं मैट्रिक्स में सचित्रित होते हैं। तो किसमें? ये संयोजी उत्तक में। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होते हैं। संयोजी उत्तक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी उत्तक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के उत्तक जैसे उपास्थि, अस्थि, वासीय उत्तक तथा रक्त सम्मिलित हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये उत्तक को शक्ति, प्रत्यास्था एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं यानी कि रेशों से बना होते हैं, जो समांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होते हैं, जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशी प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, एक रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ये तीन प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 141 नंबर है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? तो ये एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाता है। यह त्वचा के अस्थिरित उपकला की कई परतों से मिलकर बनती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति तीन प्रकार की होती है। एक होते हैं सल्की परत, स्वच्छ परत, कनिकामय परत, प्रोहरी या अंकुरत। ये चार प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो इनमें से कौन सा सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो ये एपिडर्मिस होते हैं सबसे बाहरी हिस्सा। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। इनमें से कौन सा है जो संयोजी उत्तक नहीं है? तो कोशिका की संरचना इसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें चार भागों में विभाजित किया गया है। एक है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अस्थि, उपस्थि,
उपास्थि तथा रक्त संयोजी ऊतक हैं, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 144 नंबर है स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां खाली जगह, संकुचन और विश्राम होते हैं। तो किसमें? तो ये अस्थाई में होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम स्क्वेमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाले ऊतक होते हैं, जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वेमस कोशिकाएं बड़ी, पतली और सपाट होते हैं और इनमें से एक गोल केंद्रक होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायु कोश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 145 नंबर है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? किस प्रकार से कोशिका से त्वचा बनती है? तो ये अर्धचंद्र कोशिका से ये त्वचा बनता है। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होते हैं और उपत्वचा द्वारा आकृत होती हैं। उपत्वचा क्विटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी वर्त है, जो उपत्वचा या अधिचर्म कोशिका द्वारा स्रवित की जाती है। उपत्वचा की कोशिकाएं दीर्घित तथा चपटी होती है, जिसमें इसमें कोई अंतराकोशिका अवकाश नहीं होते हैं। इनकी आंतरिक भीतर अवयव मृदुतक कोशिका के समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 146 नंबर है खाली जगह ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनते हैं। किस खाली जगह ऊतक के प्रकार की ग्रंथियां बनते हैं? किस प्रकार के? तो ये एपिथेलियन ऊतक के प्रकार के ग्रंथियां बनते हैं। जंतु के शरीर में ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली का स्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये उपकला कोशिका प्रायग्रंथि कोशिका के रूप में आंतरिक विशेषता अर्जित करती है, जो उपकला ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है, जिन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 147 नंबर है जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खाली जगह एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो ये कौन सा? तो ये आयतफलकी यानी क्यूबाइडल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। खाली जगह ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनते हैं। खाली जगह ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनते हैं। किस प्रकार के? एपिथेलियमी ऊतक के। आगे हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं खाली जगह में पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाती है? तो ये संयोजी ऊतक में ये पाए जाते हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी ऊतक में मुख्य घटक केलोजन नामक प्रोटीन होते हैं। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतुकोरक, जो तंतु के जन्म देता है, भक्षाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होते हैं, जो हिस्टामिन का स्रावन करती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे अवकाशोतक खाली जगह के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। तो कौन करता है? तो ये त्वचा और मांसपेशियां करता है। अवकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतक की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक होते हैं और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्न में लाल संयोजी ऊतक हैं। ये कौन है? तो यही रुधिर होते हैं। रुधिर एक प्रकार के
तरल संयोजी ऊतक हैं। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होते हैं तथा भ्रूण अवस्था में पीला में रक्त का निर्माण होते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 यानी हल्का क्षारीय होते हैं। रुधिर जो है लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी तथा उसे स्वेनी संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे 152 नंबर, खाली जगह ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। खाली जगह ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं तो कौन? तो ये वाहिकाएं करते हैं। वाहिकाएं ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन को स्राव व संश्लेषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पादप ऊतक निम्नलिखित चित्र ए बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तकों का दर्शाते हैं। फिर भी उनका संरचना अलग क्यों है? तो इनका संरचना फिर भी अलग क्यों है? तो इनका संरचना अलग होने का कारण है ए अनुप्रस्थ काट है और बी जो है अनुदैर्घ्य काट होते हैं। इसलिए प्रश्न में दिए गए चित्र ए और बी दोनों ही पौधे में पाए गए जाने वाले दृढ़ोत्तकों को दर्शाते हैं, परंतु इनकी संरचना अलग है क्योंकि चित्र ए में दृढ़ोत्तक के अनुप्रस्थ काट एवं चित्र दृढ़ोत्तक के अनुदैर्घ्य काट को प्रदर्शित करता है। दृढ़ोत्तक में परिपक्व कोशिका निर्जीव होते हैं। इसकी कोशिकाओं की भित्तियों पर लिग्नन नामक पदार्थ का जमाव होता है जिसमें कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है। इसका काम पौधे को आंतरिक शक्ति प्रदान करना है। यह दो प्रकार के होते हैं, दृढ़ोत्तक रेशे और दृढ़ कोशिकाएं। गौरतलब है कि अनुप्रस्थ काट में दृढ़ोत्तक रेशों का आकार बहुभुजी आयताकार या गोल हो सकता है तथा दृढ़ कोशिकाएं आकार में अनियमित एवं छोटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 154 नंबर है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहित किया जाता है? पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहित किया जाता है? तो किस प्रकार के? ये जेरिन और गोंद की किया जाता है। पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसे जटिल ऊतक हैं जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। आगे, पादपों में अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह है आपका, कुछ पौधे में अवशिष्ट उत्पाद रॉल यानी कि रेजिन के रूप में संचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। पादपों की विशिष्ट उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पादन यानी रॉल के रूप में संचित होते हैं। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, एक कटी हुई टहनी के रंगीन पानी में रखा जाता है जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाएगी तब वह कैसी दिखाएगी? तो ये कैसी दिखाई देगी? ये आपको ये चित्र दिखाया गया है, यानी कि ये टहनी को ये रंगीन पानी में इसको डाला गया है। अब इसको टहनी को बीच में काट दिया जाएगा तो वो इसका टहनी का रंग किस प्रकार से दिखाई देगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा चित्र ए की तरह, यानी कि चित्र ए में जो दिया हुआ है इस तरह से पानी की तरह इसका टहनी का रंग भी हो जाएगा। 157 नंबर है, पौधों के पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो ये जड़ों, बीजों, फलों और व्याज्य ऊतक तक पहुंचाया जाता है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के जड़ों, बीजों, फलों और व्याज्य ऊतक तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले जटिल ऊतक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है? इनमें से 4 आकृति दिया हुआ है, इनमें बताना है कि कौन सी आकृति है जो फ्लोएम में भोजन की गति को सही निरूपण करता है। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका बी नंबर में जो दिया हुआ है
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का कार्य होता है कि उसका पत्तों से भोजन को हर एक जगह ट्रांसफ़र करना, ये होता कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होते हैं? तो इनमें कौन सा किस प्रकार का? कोलिनकाइमा कोशिका पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होते हैं। ये कोशिकाएं संवहनी ऊतक के समर्थन प्रदान करती है तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों का सुरक्षा प्रदान करती है। कोलिनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, इनमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 160 नंबर है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तीन में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह फ्लोएम में परिवहन की जीडीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में फ्लोएम परिवहन में जीडीपी और सीटीपी का उपयोग गलत है। आगे, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? क्या बनाता है? ये लिग्नन बनाता है। लिग्नन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्नन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं को कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके कई जैविक कार्य हैं जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 162 नंबर है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों के किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो किन विभिन्न भागों में करते हैं? तो ये पत्तियों, रसधानी और पुराने जाइलम में। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों का विभिन्न भागों जैसे पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। तना, छाल, रसधानी, पत्ते आदि इन अपशिष्ट उत्पादों को उनकी बाहरी परत की ओर स्थानांतरित करते हैं। पौधे इन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो खाली जगह परिवहन करता है। तो ये फ्लोएम जो किसका परिवहन करता है? तो ये पोषक तत्वों को ये परिवहन करता है, पोषक तत्वों को परिवहन करता है। फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक है जो पोषकों का परिवहन करता है, जबकि जाइलम द्वारा जल और उनमें खुले लवणों का संवहन करता है। फ्लोएम सजीव ऊतक है, इनमें मुख्यतः चलती नलिकाएं होती है। आगे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में अनेक अस्तित्व को संभव बनाया है? तो ये कौन है? तो ये संवहनी ऊतक, ये संवहनीय ऊतक है। उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। संवहनी ऊतक को प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। संवहनी ऊतक में कोशिकाएं सामान्यतः लंबी और पतली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 165 नंबर है, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों के कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। बी नंबर में गतिशील की अनुपस्थिति है। पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। श्वसन दौरान पादप O2 मुक्त करते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा ये ए और बी दोनों सही है, यानी कि पादप ऊतकों के बड़े अनुपात में मृत कोशिका पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो मृत कोशिकाएं पाए जाते हैं, इसलिए उसमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर गतिशील अनुपस्थित होते हैं क्योंकि पौधे जो हैं एक ही स्थान पर वो टिका हुआ रहता है, वो गतिशील नहीं होते हैं, इसलिए भी उनमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक 166 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जित उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? तो कौन सा? तो ये रॉल होते हैं। पौधों में कई उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। रॉल अथवा रेजिन पौधे का एक उत्सर्जित पदार्थ है। रेजिन
गोंद, टेनिन जैसे सभी उत्सर्जित पदार्थों और अपशिष्ट उत्पाद पौधे के जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं, जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 167 नंबर है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर खाली जगह में संचित होते हैं। तो किस में होते हैं? तो ये पुराने जाइलम में होते हैं। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जाइलम सोहनी पौधों में उत्तक का एक प्रकार है जो जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 168 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो फ्लोएम के संबंध में सही है? तो ये जो सही है, ये फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पाद को पत्तियों से पौधे को अन्य भागों तक ले जाता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है, निम्न में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये फ्लोएम करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों भोजन पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। यह पौधों में पाए जाने वाले जटिल उत्तक है। जाइलम पौधों में जल एवं खनिज का परिवहन करने वाला जटिल अस्थायी उत्तक है। यह पादपों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलनी पट्टिकाएं खाली जगह में पाई जाती है। चलनी पट्टिकाएं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये फ्लोएम नली कोशिकाओं में, फ्लोएम की नली कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। फ्लोएम एक सोहन उत्तक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 171 नंबर है, पादपों में अवशिष्ट उत्पाद के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान यानी साइट का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये वास्तविक और उल्टा का उपयोग किया जाता है। पादपों में अवशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक अस्थायी जटिल उत्तक है जो सोहन बंडल के अंदर पाया जाता है। समारोहन के क्रिया जाइलम के भीतर से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, निम्नलिखित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं को माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा को निरूपित करता है? तो ये कौन सा है? इसमें नीला हरा तो कुछ दिया वो नहीं है, लेकिन खैर बी नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 173 नंबर है, जाइलम का उनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो ये कौन सा घटक? तो ये जाइलम तंतु। जाइलम जटिल उत्तक का उदाहरण है। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक सोहन उत्तक की तरह कार्य करता है। ये 4 उत्तकों संवहनी वाहिकाएं जाइलम तंतु तथा जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बना है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है और इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होते हैं। यह जल में परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 174 नंबर है, खाली जगह रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाले कोशिकाएं द्वारा दर्शाया गया है। तो कौन सा है? तो ये मेरिस्टेमेटिक विकास रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। विभाज्य उत्तक कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनमें विभाजित करने की क्षमता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 175 नंबर है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनता है? तो ये कौन सा है? तो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक नारियल के छिलके में मौजूद होते हैं जो इसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिका से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये कौन है? तो वाहनिका और वाहिका है।
जाइलम 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दरु मृदुतक से बना होता है। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी मृत होते हैं। आगे 177 नंबर है पौधों में विभाज्य उत्तक की कोशिका एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वह विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है इस प्रक्रिया? तो इस प्रक्रिया को विभेदन के नाम से जाना जाता है। पौधों के विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभाज्य उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है और एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है। उदाहरणार्थ श्वास नली तत्वों के निर्माण के समय प्रोटोप्लाज्मा खो जाना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 178 नंबर है एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो ये कहाँ संग्रहित करके रखता है? तो ये पुराने जाइलम में ये करके रखता है। एक लंबा वृक्ष अपने विशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। जाइलम एक सुनहरी उत्तक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधे तक पहुंचाता है। आगे किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? तो ये कहाँ पर मिल सकती है? तो ये फ्लोएम में मिल सकती है। किसी पादप में मोटी कोशिकाएं भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें फ्लोएम में मिल सकती है। फ्लोएम कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और वितरण के प्रभारी सुनहरी उत्तक हैं। फ्लोएम लिंग अणुओं का मार्ग भी है और पौधे के शरीर में एक संरचनात्मक कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 180 नंबर है मृदुतक पौधों के सामान्यतः पाए जाने वाले सरल अस्थायी उत्तक हैं। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक और वायु उत्तक क्यों कहा जाता है? तो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हरित उत्तक इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु उत्तक इनमें से वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 181 नंबर है पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पाद गोंद और रॉल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो ये पुराने जाइलम में होते हैं। पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। जाइलम यानी दरु पादपों में पाए जाने वाले संवहनीय उत्तक हैं। जाइलम पादपों में जल के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 82 नंबर है निम्नलिखित में चित्र पौधों के फ्लोएम उत्तक के एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकित छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका ए नंबर। तो ये है आपका ए नंबर। यहाँ पे दिए गए फ्लोएम उत्तक के काट का चित्र में बी द्वारा छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाया गया है जो परिवहन में सहायक होता है। आगे इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो यह सहचर कोशिका। दी गई विकल्पों में सहचर कोशिका जाइलम का एक घटक नहीं है, शेष जाइलम के घटक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो इनमें से कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होगा? पौधों में भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिकाएं उत्तरदायी होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में स्टार्च और वसा को स्टोर करती है, जबकि जाइलम पौधे को यांत्रिक सहारा देते हैं। ये पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। अनंत भूमि का जल परासरण दाब द्वारा पौधे को मूल रोम तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है
पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथन में से प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यह कथन गलत है, जबकि अन्य कथन पादपों में उत्सर्जित प्रक्रिया के संबंध में सही है। आगे, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? कौन सा है? तो ये पेरिस्मेटिक उत्तक है। जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक आदि पाए जाते हैं। पेरिस्टिक उत्तक पौधों में पाया जाता है। यह पादप उत्तक का एक प्रकार है। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्य उत्तक और एक स्थायी उत्तक। आगे, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे के जड़ों से पौधे का शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो कौन करता है? तो ये जाइलम उत्तक करता है। जाइलम पौधे में पाए जाने वाले उत्तक हैं। यह एक प्रकार की जटिल स्थायी उत्तक है जिसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन का सक्षम करता है? तो कौन सा करता है? तो ये जाइलम करता है। मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक खाली जगह उत्तकों के प्रकार हैं। किसका प्रकार है? तो ये सरल स्थायी उत्तक का है। जो स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका के समूह से मिलकर बनता है उसे स्थायी सरल उत्तक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक पेरेन्काइमा, मृदु उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ उत्तक जिसको कहते हैं, कोलेन्काइमा जिसको स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। तो ये हो जाएगा इसका गलत। आगे, खाली जगह उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होते हैं उत्तक कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवहन यानी पुल का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 192 नंबर है, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो कौन सा? तो जाइलम और फ्लोएम करता है। आगे, फ्लोएम खाली जगह अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो किससे? तो ये फ्लोएम संवहनी से मिलकर बना होता है। फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाले संवहन उत्तक है। दूसरा संवहनी उत्तक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है जो यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, एक चालनी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुत्तक और फ्लोएम तंतु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 194 नंबर में कौन से अस्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये कौन? स्क्लेरेन्काइमा उत्तक ये मजबूत बनाता है। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये प्रकाश संश्लेषण करना। बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधों की शुष्कन यानी पादप शरीर का जल की हानि तथा संक्रमण से रक्षा करना। पत्तियों के बाह्य त्वचा के तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विभेदन कहा जाता है। स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, खाली जगह कोशिका कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो किसमें? स्थूलकोण उत्तक में। पौधों में लचीलेपन का गुण अस्थायी उत्तक स्थूलकोण उत्तक के कारण होते हैं। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधे
यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे लचीलापन लाता है और आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिका जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, लेकिन इनके सेल्यूलोज तथा फैक्टिन जमा होते हैं, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। इनमें आंतरिक कोशिकाई स्थान नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे पौधों में लचीलापन खाली जगह ऊतक के कारण होते हैं। तो किसके? तो ये केलनकाइमा ऊतक के कारण, केलनकाइमा ऊतक के कारण। निम्नलिखित में से किन ऊतक में कोशिका जीवित होते हैं, लंबी और कोने पर अनियमित रूप से स्थूल होते हैं? तो किसमें? तो ये कोलनकाइमा में। आगे कोलनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं खाली जगह से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो किसमें? सेल्यूलोज और पेक्टिन में। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है। बस हम लोग का टारगेट जो है 100 नंबर का है। 100 क्वेश्चन प्रत्येक दिन करना है। बस यहाँ पर आप वीडियो को हम रोकते हैं। नेक्स्ट कल हम लोग 200 के आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो हमें कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।